गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने एएसटीसी का कॉन्सेप्ट सीख लिया था। एएसटीसी का कॉन्सेप्ट सीख लिया था, एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 90 से अबव की वैल्यू हमें सॉल्व करनी हो, ठीक है, जैसे sin 120, sin 180, sin 360, ठीक है, sin 720, इस टाइप की कोई भी वैल्यू हो, उसको सॉल्व करना हो तो हमें एएसटीसी का कॉन्सेप्ट काम में लेना होता है। हमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लेना होता है बेटा? एएसटीसी। हम एएसटीसी से किसी भी फंक्शन की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी वैल्यू की हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कितनी हो, ऊपर तक कितनी हो, ठीक है ना, उसमें हमें समस्या नहीं आएगी, बहुत आसान होता है कैलकुलेट करना। एएसटीसी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर वो थोड़ा सा आपको पता है तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका एक बेसिक टॉपिक था और फिजिक्स में बार बार काम आता है। कई बार sin 120 आ जाता है, sin 180 आ जाता है, ठीक है, cos 180 आ जाता है, cos 120, कुछ भी वैल्यू आ जाती है। तो वो वैल्यूज बायोलॉजी वाले बच्चे क्या करते हैं, रट के रखते हैं। हमें रटना नहीं है, हमें समझना है और हम कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में एएसटीसी ध्यान में रखना है कि हम जो एएसटीसी वाला कॉन्सेप्ट है उससे कोई भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे बेटा थोड़ा सा बेसिक ही है, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। कंपोनेंट ऑफ फोर्स की फोर्स के कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसको भी समझने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। थोड़ी सी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है तो आप कंपोनेंट ऑफ फोर्स या कंपोनेंट ऑफ कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का कोई कंपोनेंट फाइंड आउट करना हो तो बहुत इजी होता है, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। थोड़ी सी क्या आनी चाहिए बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैं समझाता हूँ कि आपने राइट एंगल ट्रायंगल की बात करी होगी 9th क्लास या 10th क्लास में जब मैथ्स पढ़ी थी, तो उसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि एक एंगल 90 डिग्री होता है। सपोज ये एंगल 90 डिग्री है, इसको आप 90 डिग्री मानते हो और इसको आप थीटा लेते थे। इसको मैंने एबीसी से डिनोट किया। आपके पास एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। आपने ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है। कई बार क्या होता था कि आपको हाइपोटेन्यूस गिवन होता है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली साइड बेस। मतलब आपका एबी तो इसमें बेस हुआ। एबी तो क्या हुआ बेटा? इसको हम बेस बोलेंगे, ठीक है ना। ये तो आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबके रिलेशन भी पढ़े होंगे। sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। इस तरह से बाकी जो है उनको हम रिवर्स करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूले सबको पता है, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। sin cos का ध्यान में रखो, tan का ध्यान में रखो, बाकी तीनों अपोजिट कर लो आगे वाले। तो जैसे आप रिलेशन पता करते हो कि कई बार हमें हाइपोटेन्यूस गिवन होता है, बेस कैलकुलेट करना होता है या परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, या कई बार हमें बेस गिवन होता है, हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट करना होता है, थीटा आपको गिवन होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम कुछ भी फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि इसमें sin थीटा का फार्मूला क्या होगा? sin थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर आपका AC है, हाइपोटेन्यूस आपका है AB, ABC। तो अब आपको देखो कुछ भी, जैसे मान लो आपको BC गिवन है तो आप AC फाइंड आउट कर सकते हो, AC गिवन है तो आप BC फाइंड आउट कर सकते हो। सपोज आपको BC गिवन था, BC मैंने बोला कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे? AC = BC sin थीटा। अब आप BC की वैल्यू पुट कर दोगे, BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह 5 रख दोगे, 5 sin थीटा। ये आपके AC की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू आपको गिवन होती है जी, थीटा की वैल्यू 30, 45, जो भी वैल्यू गिवन हो उसके हिसाब से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 5 sin थीटा जो भी वैल्यू होगी, तो आपने हाइपोटेन्यूस गिवन था, परपेंडिकुलर सॉल्व कर लिया। हाइपोटेन्यूस गिवन था, परपेंडिकुलर सॉल्व कर लिया, ठीक है। या आपको जैसे मान लो बेस कैलकुलेट करना हो और हाइपोटेन्यूस गिवन हो, तो बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन cos थीटा होता है, तो आप लिखते हो cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस आपका AB है, बेस आपका क्या है? AB। हाइपोटेन्यूस तो आपका BC है और BC आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो AB कितना हो गया? 5 cos थीटा, 5 cos थीटा। ध्यान से देखो, ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ना, वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इनके बीच का एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री, ठीक है ना। बेस और परपेंडिकुलर के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये एक दूसरे के हमेशा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैलकुलेट, ये कंपोनेंट ऑफ कोई भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए हम कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो
आपको ये पता चल गया कि जो बेस है वो कैसे फाइंड आउट करना है। जब हाइपोटेन्यूज गिवन होता है तो उसमें कॉस का रिलेशन आता है, और जब आपको परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन होता है उसमें साइन का रिलेशन आता है। और परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता था, ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से ही पता था। tan थीटा कैलकुलेट करना p अपॉन b परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं कंपोनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो चीज क्या होती है, ठीक है ना। जनरल देखते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। देखो अब आगे, जैसे मान लो आप बात करो चार क्वाड्रेंट की, कोई भी फोर्स या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो वो चार क्वाड्रेंट में ही वेरी करेगी या चार क्वाड्रेंट में ही होगा उसका कॉन्सेप्ट। तो देखो ध्यान से, अपने पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है ना, और इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, या मैं इसको बोलूं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब आप देखो जनरल देखना कि मान लो इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये कौन सा हुआ, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इस डायरेक्शन में है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर ये डायरेक्शन है फोर्स की या किसी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है तो सेकंड क्वाड्रेंट, अगर वो इस तरफ है डायरेक्शन ऐसे है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब इस डायरेक्शन में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अब देखो आप कंपोनेंट, जैसे मैं बोलूं कि मान लो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा हुआ है एफ वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे है। अब इसको समझना ध्यान से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में ऐसे लगा हुआ है, या कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है, या कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस डायरेक्शन में विद थीटा एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। अब देखो मुझे ये पता करना है कि फोर्स इस डायरेक्शन में है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा, एक्स एक्सिस में भी होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी होगा, और पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी होगा, दोनों तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। अब हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, एक बार मैं पूरा सिखाता हूं, उसके बाद आप है ना डायरेक्ट लिखोगे। तो आप क्या करो कि अगर फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में, या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस डायरेक्शन में है, तो सबसे पहले यहां से नॉर्मल डालो। नॉर्मल डालते ही आपको ये दिखेगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज जिसकी मैग्नीट्यूड f है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, f। डायरेक्शन ये है बट मैग्नीट्यूड f है। अब मैं आपसे पूछूं कि आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, थीटा के साथ वाली साइड बेस, ऑपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर। बेस कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज गिवन है, रिलेशन क्या होगा, cos थीटा। रिलेशन क्या होगा बेटा, cos थीटा इक्वल्स टू b बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका हुआ x एक्सिस में h cos थीटा, और h आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपको कितना गिवन है, f, उसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, f। तो बेस आपका हो गया, बेस जो है वो हो गया f cos थीटा। मतलब इस f वेक्टर का, इस f फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट हुआ, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा f cos थीटा। और अब आपको ये दिमाग में फिट कर लेना है कि थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो cos होगा, और हाइपोटेन्यूज उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos, ऑपोजिट वाला ऑटोमेटिक साइन आएगा। अगर मुझे यह कैलकुलेट करना है इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन मतलब इधर, तो वो कंपोनेंट ये होगा, वो कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला। या मैं इसको समझूं तो मुझे जैसे sin परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला यूज करूंगा sin थीटा। sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आ गया h sin थीटा, h की वैल्यू आपके पास f है, तो आंसर आया f sin थीटा। मतलब इस f का जो वर्टिकल कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आई f sin थीटा। जनरली इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है ना। तो x एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और y एक्सिस वाले को वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। क्या ये कंपोनेंट वाला कांसेप्ट आपके दिमाग में आ गया था? बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जिसको पता थी उसको कंपोनेंट में दिक्कत ही नहीं आई। अब आपको हमेशा दिमाग में फिट करना है कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा cos, ऑपोजिट वाला हमेशा sin, और परपेंडिकुलर ये जो कंपोनेंट है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं।
कंपोनेंट्स जो है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना कि हाइपोटेन्यूज गिवन होता है तो बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, और परपेंडिकुलर तो आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और बेस जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। इसमें समस्या नहीं है। देखो ध्यान से, क्लियर हो गया, बहुत इजी था कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, जैसे मान लो मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, मैं इस डायरेक्शन की बात करूं और मैंने जो थीटा है ना वो ये वाला एंगल ले रखा है, मेरे को ये वाला एंगल गिवन है थीटा, मान लो ये फोर्स भी F था। तो अब आपको ऐसे नहीं परपेंडिकुलर डालना है इधर बार-बार, डायरेक्ट लिखना है थीटा के साथ वाला कंपोनेंट। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसके दो कोऑर्डिनेट जो दो कंपोनेंट होंगे वो एक तो नेगेटिव y एक्सिस में होगा और एक नेगेटिव x एक्सिस में होगा। ठीक है, जो कंपोनेंट होंगे दो वो एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे बेटा, f cos थीटा। ऑपोजिट वाला कंपोनेंट क्या लिखोगे बेटा, f sin थीटा। क्या ये कंपोनेंट का कांसेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया? ऑपोजिट इधर देखो, ये f sin थीटा हो गया, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos और ऑपोजिट वाला sin। अब ये ध्यान से देखो कि थीटा कहां पे है, ये वाला कंसीडर किया है कि ये वाला कंसीडर किया है, ठीक है ना, उसके हिसाब से हमें लिखना होता है। अब कभी भी आप कोई से भी क्वाड्रेंट की बात कर लो, कभी भी आप कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हो। कई बार जैसे ऐसे होता है कि मान लो इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, 10 न्यूटन फोर्स लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है। अब बोलो दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में फोर्स है तो दो कंपोनेंट ये हो गए, थीटा के साथ वाला cos tan cos थीटा। एग्जांपल सॉल्व करना है, ये वाला क्या होगा बेटा, tan sin थीटा। पक्का पक्का आया क्या समझ में, कंफर्म बोलो, कोई दिक्कत होगी? ऐसे ही अगर हम बात करें कि मान लो ऐसे फोर्स लगा हुआ है, इस वाले क्वाड्रेंट में फोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना, थीटा सपोज ये है, फोर्स लगा है 20 न्यूटन। बताओ इसके दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसके दो कंपोनेंट एक इस डायरेक्शन में होगा, इसको हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इसको वर्टिकल, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos 20 cos थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा 20 sin थीटा। इस तरह से हम कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कंपोनेंट का कांसेप्ट आपके दिमाग में आ गया? ये तो मैंने फोर्स लेके, फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या लिया बेटा, फोर्स। जरूरी नहीं है फोर्स हो, कोई और भी वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कंपोनेंट कैलकुलेट करने का ये कांसेप्ट दिमाग में रखना कि अगर आपको वो वैल्यू गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उसके कंपोनेंट लिखने हैं, तो सबसे पहले डायरेक्शन देखो कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट सोचो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस डायरेक्शन में, भाई चार डायरेक्शन पॉसिबल है, ठीक है ना, मैं आपसे बोलूं x एक्सिस में लग रहा है फोर्स, इसके कंपोनेंट लिखो, क्या लिखोगे, केवल ये वाला कंपोनेंट ही होगा, y में हो गई। आपने ये तो सीखा ही होगा कि अगर मैं x एक्सिस में कोई वैल्यू लेता हूं तो y कंपोनेंट 0 होता है, y वाली वैल्यू 0 होगी, और y पे लूंगा तो x वाली 0 होगी, y पे लूंगा तो x वाली। तो कंपोनेंट तब लिखे जाएंगे जब हम प्लेन की बात करेंगे, ये वाला प्लेन हो, ये वाला प्लेन हो, या फिर ये वाला, या फिर ये वाला। इन चार प्लेन में ही कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड हो तो हम उसके कंपोनेंट लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख पाएंगे। अगर आपसे केवल x एक्सिस में दे दिया जाए कि x एक्सिस में है फोर्स, तो कंपोनेंट क्या, वो तो पता ही है x एक्सिस में ही है, ठीक है ना, y एक्सिस में नहीं होगा, y एक्सिस में वो वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपोनेंट सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कंपोनेंट ऑफ फोर्स, या कैसे कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो मैं इसको अप्लाई करता हूं, जनरल अप्लाई करते हैं, अपन जनरल छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, जनरल छोटे छोटे क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया, थोड़ा सा न्यूटन सेकंड लॉ से आपने एक फार्मूला डिराइव किया था F=ma। मैं एक जनरल एग्जांपल आपको सॉल्व कराता हूं, बहुत इजी सा, और वैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं उसको, कि मान लो आपके पास 5 केजी का एक ब्लॉक है, कितना है, 5 केजी का ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अगर मैं इस पे 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, ऐसे कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन फोर्स इधर से आपने लगाया, तो बताओ इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। 10 न्यूटन फोर्स 5 केजी ब्लॉक पे लगाया इस डायरेक्शन में, तो आपको सिंपल कॉन्सेप्ट से पता है कि भाई जब इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो आपका जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है, कितने एक्सेलरेशन से जाएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ से फार्मूला सीखा हुआ है F=ma, देन A कितना हो जाएगा बेटा, F/m। A फार्मूला क्या हो गया, F/m, m को मैं अपॉन में लिया है, देन A F की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, ठीक है ना। एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स है, और टोटल
12 में इतना ही फोर्स है तो 10 लिखा। अपॉन मास कितना है 5 केजी, कितना है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। अब हम कोई कंपोनेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि सपोज यही ब्लॉक है 5 केजी का और इसमें मैंने 10 न्यूटन ऐसे नहीं लगा के फोर्स ऐसे लगाया, 5 केजी का ब्लॉक और उसमें मैंने फोर्स ऐसे लगाया इस डायरेक्शन में, थीटा ले लिया मैंने 30 डिग्री, 10 न्यूटन फोर्स। अब सोच के देखो, जनरल सोचना कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब हम कंपोनेंट काम में लेंगे, ठीक है ना। कैसे एप्लीकेशन, क्या एप्लीकेशन होती है कंपोनेंट की, वो हम आप सीखेंगे कि मान लो आपने 10 न्यूटन ऐसे नहीं लगा के आपने ऐसे लगाया 30 डिग्री से, क्या ये सारा का सारा फोर्स, हाँ, और क्वेश्चन वही फाइंड द एक्सीलरेशन, मतलब ब्लॉक तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि ये सरफेस हार्ड होती है, ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, अंदर नहीं जाएगा धरती माता, हार्ड सरफेस लेके चलते हैं लोग। तो जैसे मैंने 10 न्यूटन ऐसे फोर्स लगाया, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप ये चेक करो कि ये जो फोर्स है वो कौन सी डायरेक्शन में लगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ। इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक नीचे की तरफ होगा। तो 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट की बात करें तो एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इसमें नीचे की ओर होगा। ऐसे होंगे दो कंपोनेंट, एक तो नीचे की ओर होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपका फोर्स ऐसे लगा हुआ है। तो जब आपका फोर्स ऐसे लगा हुआ है तो दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में है और एक नीचे की तरफ है। अब इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना होगा तो आप लिखोगे 10 cos 30। सबको आया समझ में? 10 cos 30 लिखोगे भाई, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos थीटा की जगह 30 डिग्री, हाइपोटेन्यूज आपका 10 न्यूटन। ये वाले कंपोनेंट की बात करें 10 sin 30। अब आप ध्यान से देखो, जब ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, धरती माता में तो नहीं जाएगा, ब्लॉक तो हार्ड सरफेस में आगे की तरफ मूव करेगा अगर हमने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है ना, थीटा एंगल से या 30 डिग्री एंगल से फोर्स लगाया है। तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा आपका 10 cos 30, मास कितना है 5 kg, देन एक्सेलरेशन कितना होगा, फार्मूला आ गया A = 10 cos 30 अपॉन मास 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम सॉल्व कर लेंगे। आप 10 नहीं लिख सकते, 10/5 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 पूरा फोर्स नहीं लग रहा इस डायरेक्शन में, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर आपका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, उधर पूरा 10 न्यूटन नहीं लग रहा, उसका केवल एक कंपोनेंट काम कर रहा है 10 cos 30, और ये वाला जो कंपोनेंट है 10 sin 30 वो नीचे mg को इंक्रीज कर रहा है। भाई अगर इस केस में देखो तो mg कितना है 5 × 10 या 9.8 ले लो। इस केस में आपका mg जो है वो हुआ 5 × 10 50 न्यूटन। इस केस में 5 kg की वजह से 50 न्यूटन तो है ही mg नीचे की तरफ, ये फोर्स और ऐड होगा उसमें, क्योंकि इससे ऊपर की तरफ प्रेशर लगा, फोर्स लगा नीचे की तरफ, तो mg इंक्रीज करके तो 50 + 10 sin 30 आपका mg होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो मुझे तो फाइंड आउट एक्सेलरेशन करना था ना कि भाई इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक गया। तो उसके लिए देखो मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, केवल 10 cos 30, मास कितना 5, डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 5 से ही कट गया 2 टाइम्स 2 cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, क्या आंसर आ गया √3, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, √3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वाला एग्जांपल समझ में आ गया? क्या इसमें कंपोनेंट का कांसेप्ट काम में लिया बेटा? बहुत इजी होता है, ठीक है ना। तो अब आप धीरे-धीरे कंपोनेंट के और क्वेश्चंस करोगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी, आपको ज्यादा समझ आएगा, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल लेके चलते हैं। देखो वही सेम ब्लॉक ले लेते हैं, एक ही ब्लॉक पे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि सपोज 5 kg का ही है आपके पास ब्लॉक, आज आप 5 kg के ब्लॉक के साथ ही खेल रहे हो, ठीक है। मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स, मैंने इस बार मैंने इसको पुल किया, ऐसे तो हम पुश बोलते हैं, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। इस डायरेक्शन में मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, 45 डिग्री से, एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे 45 डिग्री, ठीक है। कितना न्यूटन फोर्स है 10 न्यूटन फोर्स, कितने एक्सेलरेशन से ब्लॉक आगे जाएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। सूटकेस वाला एग्जांपल याद हो गया होगा, जब स्टेशन या बस स्टैंड पे चलते हैं तो सूटकेस को अपन ऐसे थोड़ा आगे लेके चलते हैं, तो क्या अपन जितना फोर्स लगा रहे हैं वो वाला फोर्स आगे लग रहा है, नहीं, उसके कंपोनेंट आगे लगता है कॉस वाला, ठीक है। तो मुझे तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, फोर्स अपॉन मास,
फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस tan न्यूटन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा बेटा, सोच के देख। क्या लिखा जाएगा, tan cos 45 डिग्री, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos इस डायरेक्शन में फोर्स है, तो इसके दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक ऊपर की तरफ, ऊपर वाला कंपोनेंट tan sin 45। अब आपका देखो एक्सीलरेशन तो कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सीलरेशन में तो दिक्कत नहीं आएगी। एक्सीलरेशन का तो फॉर्मूला बताया, a इक्वल्स टू फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिधर आपका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है वो है tan cos 45, tan cos 45। मास कितना है ब्लॉक का, 5 kg, तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 या 10, a इक्वल्स टू 2 cos 45, cos 45 1/√2 होता है, आंसर आ गया √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। cos 45 के लिए 1/√2 होती है, √2 से 2 कट जाएगा, √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में इतना एक्सीलरेशन होगा। अब आप सोचोगे कि भैया हमने तो tan न्यूटन लगाया था, तो उस हिसाब से तो 2 आना चाहिए था, बट tan न्यूटन इस डायरेक्शन में, नेट डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इतना ही फोर्स लग रहा है, इस tan न्यूटन का एक कंपोनेंट लग रहा है इस डायरेक्शन इतना, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट कर लिया और मास से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अब ये जो फोर्स है ना ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये mg को डिक्रीज करेगा, आपका mg 50 न्यूटन नीचे की तरफ, इस 5 ब्लॉक पे mg कितना हुआ 50 न्यूटन नीचे की तरफ, बट इसमें ऊपर की तरफ tan sin 45, इसका मतलब एक्चुअल में इसने mg को डिक्रीज किया, तो mg अब आपका कितना रह गया 50 माइनस tan sin 45, इस बार माइनस होगा क्योंकि ये वाला जो फोर्स है ऊपर की तरफ है, को ब्लॉक जो है वो ब्लॉक पे फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा, तो वो mg को क्या कर देता है, थोड़ा डिक्रीज कर देगा, कितना tan sin 45 माइनस कर देंगे 50 न्यूटन में से, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो एक फिर से ब्लॉक लेते हैं, वही सेम 5 kg का, इजी सा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन में बहुत सारे सॉल्व कराता हूं जिससे आपको कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने इधर खींचा इसको 20 न्यूटन से, एंगल मेरा था 30 डिग्री, इधर मैंने खींचा 10 न्यूटन से, एंगल मेरा है 60 डिग्री, और अब आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा, कितना एक्सेलरेशन से जाएगा। क्वेश्चन ये आपका कि आपके पास एक 5 kg का ब्लॉक है, आपके पास क्या है बेटा 5 kg का ब्लॉक, सिंपल 5 kg का ब्लॉक है, और उसको ये चेक करना है, उसे ये चेक करना है उस पर कि भाई दो डायरेक्शन में, मतलब दोनों तरफ हम उसको पुल कर रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, इधर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, दो लोग खींच रहे हैं 60 डिग्री से एक्स एक्सिस से और ये 30 डिग्री से। अब आपको ये पता करना है कि ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाएगा और कितना एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है। तो दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, तो हम पहले कंपोनेंट फाइंड आउट करते हैं। इस 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, कितना होगा tan cos 60, और एक ऊपर की तरफ होगा tan sin 60। क्लियर हो गया? ऐसे इसके दो कंपोनेंट 20 न्यूटन, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, भाई इधर लग रहा है फोर्स, तो इधर वाला होगा 20 cos 30, और ऊपर वाला कितना होगा 20 sin 30, ठीक है, एंगल 30 डिग्री था इसलिए। अब आप इसकी वैल्यू चेक करो, tan cos 60, tan cos 60 कितना होगा, tan cos 60 sin 30 के इक्वल 1/2, आंसर आया 5 न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन लग रहा है ड्यू टू tan न्यूटन। इस tan न्यूटन से जब हम इसको इधर पुल कर रहे हैं तो उसकी वजह से 5 न्यूटन एक्स एक्सिस में लग रहा है, और 5 ये जो वैल्यू होगी वो चेक कर लेंगे कितना है। उसके बाद देखो 20 cos 30, इसको सिंपलीफाई करो तो 20 cos 30 की वैल्यू sin 60 √3/2, ये आंसर आया tan √3 मीटर पर सेकंड। सॉरी, फोर्स है ना न्यूटन, न्यूटन आएगा। अब आपको खुद को पता चल गया हो कि इस ब्लॉक पे जो हॉरिजॉन्टल में है इधर लग रहा है फोर्स tan √3, इधर लग रहा है 5 न्यूटन, किस डायरेक्शन में ज्यादा हुआ, इस डायरेक्शन में, तो आपका ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, कितने एक्सेलरेशन से, a से, उसकी वैल्यू क्या होगी a = F net। अब हमें F net निकालना है अपॉन मास, a = F net, नेट फोर्स कितना हुआ, इधर tan √3, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में 5, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को इधर कोई 20 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 10 से खींच रहा है, मैं किधर जाऊंगा भाई, 10 न्यूटन से इधर, जो 20 से खींच रहा था, जिधर ज्यादा फोर्स लगता है उधर ही ब्लॉक जाता है, तो आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में जाएगा, tan √3 इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में, तो F net कितना हुआ, नेट फोर्स tan √3 - 5 अपॉन मास कितना है 5 kg,
अब आप इसको सॉल्व कर लो, a इक्वल्स टू 5 का डिवाइड इसमें भी चला जाएगा 2√3 माइनस 1, सिंप्लीफाई करते रहना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर है 10 2√3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कंपोनेंट का? बहुत सारी प्रॉब्लम बहुत जगह काम आता है ये कंपोनेंट वाला मेथड, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने न्यूमेरिकल कंपोनेंट सिखाने के लिए आपको सॉल्व कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अलग टॉपिक या मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।